सड़क पहाड़ियों के बीच एक सांप की तरह लहराती चली जा रही थी, घने जंगलों और धुंध से ढकी घाटियों के बीच से गुजरती हुई। मेघालय की सड़कें रात में खतरनाक हो जाती थीं। एक गलत मोड़ और नीचे का अंधेरा आपको निगल सकता था, लेकिन हमारे जैसे ट्रक ड्राइवरों के पास कोई और चारा नहीं था। माल पहुंचाना था, पैसा कमाना था, और सड़क की पुकार कभी बंद नहीं होती थी। मैंने अपने पुराने टाटा ट्रक के स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी मुश्किल से धुंध को भेद पा रही थी। मेरे बगल में मेरा खलासी रफीक बैठा था। वह धीरे धीरे कोई पुराना बॉलीवुड गाना गुनगुना रहा था। वह अब भी जवान था, मुश्किल से 20-22 का, और उसमें अभी भी वही नासमझ बेफिक्री थी जो उस इंसान में होती है जिसने अभी तक सड़क के असली डर नहीं देखे होते। कुछ देर बाद वह अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी। भाई, मुझे यह रास्ता अच्छा नहीं लग रहा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन नजरें सड़क पर ही टिकी रहीं। अरे, थोड़ी धुंध से डर लग रहा है क्या? उसने गहरी सांस ली। बात धुंध की नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है। लोग कहते हैं इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ है। ट्रक वाले यहाँ गायब हो चुके हैं। मैं हंसा। और ये कहानियां तुझे किसने सुनाई? किसी ढाबे के चाय वाले ने? लेकिन रफीक नहीं हंसा। उसने बस खिड़की से बाहर झांका, उस धुंध में जो धीरे धीरे गहराती जा रही थी। हर कहानी झूठ नहीं होती भाई। उसकी बात ने माहौल को भारी कर दिया। ट्रक गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। सड़क अब और संकरी हो चुकी थी। दोनों तरफ घना जंगल था, काले साए जो धुंध में हिलते से लग रहे थे, पेड़ जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी विकृत आकृति जैसी दिख रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा था। मेघालय के जंगल हमेशा जीवंत रहते हैं। कीड़ों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर किसी जंगली जानवर की चीख। लेकिन आज कुछ भी नहीं, बस ट्रक का इंजन और उसके पुराने ढांचे की हल्की हल्की चरमराहट। और फिर मैंने उसे देखा। एक परछाई, एक औरत। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने झटके से ब्रेक दबा दिए। ट्रक रुकते रुकते थोड़ा फिसला, टायर गीली सड़क पर घिसट गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धुंध में आंखें गड़ाकर उसे देखने की कोशिश करने लगा। वह अब भी वहीं खड़ी थी, एक औरत, फटी पुरानी सफेद साड़ी में। उसके लंबे बिखरे हुए बाल चेहरे पर झुके हुए थे। उसने कोई हरकत नहीं की, ना हेडलाइट की रोशनी से चौंधियाई, न जरा सा भी हिली। बस यूं ही खड़ी रही, सिर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ। रफीक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। भाई, गाड़ी बढ़ा, अभी। शायद उसे मदद की जरूरत हो, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज उतनी दृढ़ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। रफीक की पकड़ और मजबूत हो गई। ये औरत नहीं है भाई। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में एक ठंडा सा झुरझुरी दौड़ा दी। फिर वह हिली, पर सामान्य लोगों की तरह नहीं। जैसे कोई इंसान चलता है वैसे नहीं। एक पल पहले वह हमसे दूर थी, अगले ही पल वह और करीब आ चुकी थी। उसका शरीर हिला तक नहीं, बस जैसे किसी ने एक झपकी मारी और वह आगे आ गई। मेरा गला सूख गया। इसी पल ट्रक का इंजन हिचकिचाया और फिर बंद हो गया। तभी वह औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी, और उसका चेहरा वह सही नहीं था। बहुत लंबा, बहुत पीला, होंठ किसी अजीब सी मुस्कान में खींचे हुए, और आंखें वे पूरी तरह काली थीं, जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर झांक रहे हों। और फिर उसने फुसफुसाया, आवाज पत्तों के सूखे सरसराने जैसी, पत्थरों से रगड़ खाती हड्डियों जैसी। मुझे अंदर आने दो। मेरे अंदर से एक चीख निकल गई। मैंने पागलों की तरह चाबी घुमाई, इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की। हेडलाइट्स एक पल के लिए झपकी और वह औरत गायब हो गई। लेकिन ट्रक अब खाली नहीं था। रफीक की आंखें डर से फैल गईं। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे मुझे देखा। कैबिन के अंदर की हवा बदल गई थी, भारी हो गई थी, ठंडी। मैंने अपनी सांस रोकी। मैं जानता था कि मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ा। और जब मैंने देखा, वह वहीं थी, पीछे बैठी हुई, मुस्कुरा रही थी। मेरे गले में सांस अटक गई। ट्रक की कैबिन, जो कुछ पल पहले तंग महसूस हो रही थी, अब कुछ बहुत बड़ी और घुटन वाली जगह बन चुकी थी। रफीक सख्त बैठा था। उसके हाथ उसके घुटनों पर इस कदर जकड़े हुए थे कि उसकी उंगलियां सफेद हो चुकी थीं। मैंने सिर घुमाकर देखने की हिम्मत नहीं की।
मेरी आंखें रियर व्यू मिरर में भागते हुए गईं। वह वहां थी, कैबिन के पीछे, हमारी सीटों के ठीक पीछे बैठी थी, इतनी पास कि मुझे उसका सांस महसूस करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं था। सिर्फ एक ठंडी मृत सिहरन जो मेरी त्वचा से होकर अंदर घुस रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, वो खींची अप्राकृतिक मुस्कान जो किसी इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती। उसकी काली आंखें मुझे घूर रही थीं, जैसे कोई पुरानी भूखी खाई। भाई, रफीक फुसफुसाया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। चलो चलो। मेरे हाथ सुन्न थे, फिर भी मैंने उन्हें हिलाया, चाबी पकड़कर घुमाई। इंजन ने एक खांसी ली, फिर रुक गया। मिरर में उस औरत की आंखें नहीं हिली, वह हिली नहीं, लेकिन मैंने यह महसूस किया, हवा में एक हलचल, दबाव में एक बदलाव, जैसे आंधी आने वाली हो। फिर मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट, मुझे अंदर आने दो। मैं बेतहाशा झुका, अपनी कमान से सिर टकरा गया। सिर में दर्द उठा, लेकिन वह दर्द कुछ भी नहीं था उस बर्फीली ठंड के मुकाबले जो मेरी रीढ़ से चढ़ रही थी। मैंने मुड़कर देखा, पीछे की सीट खाली थी। रफीक ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसका चेहरा पसीने से तर था, जबकि बाहर ठंड थी। वो चली गई, लेकिन वह गलत था। ट्रक कांपने लगा, हवा फिर से घनी हो गई, जैसे अनदेखे हाथ हमारे ऊपर दबाव बना रहे हों। बाहर का जंगल झुकने लगा, पेड़ करीब आ रहे थे, उनकी टहनियां जैसे हमारे कांच पर खरोंच रही हों। फिर एक आवाज, धीमी हल्की खरोंच की आवाज, ट्रक के अंदर से। मैंने कांपते हुए हाथों से गियर स्टिक पकड़ा। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि ट्रक तैयार है या नहीं। मैंने पैडल पर जोर से पैर मारा, चाबी घुमाई और बस प्रार्थना की। इंजन गूंज उठा, बिना रुके मैंने उसे तेजी से दौड़ा दिया। ट्रक हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ा, टायर गीली सड़क पर फिसलते हुए पकड़ी और फिर गति पकड़ ली। धुंध हमें निगलने लगी, जैसे हम उस शापित जगह को छोड़ते जा रहे थे, लेकिन वह एहसास नहीं गया। मैं अब भी उसे महसूस कर सकता था। कुछ हमारे साथ बैठा था, अदृश्य, इंतजार कर रहा था। मैंने एक आखिरी बार मिरर में झांका। पीछे की सीट अब भी खाली थी, लेकिन मिरर खाली नहीं था। एक धुंधला सा निशान। नहीं, यह कोई धुंधला निशान नहीं था, यह एक परछाई थी, और उस परछाई पर हल्की सी मुस्कान की छाया थी। हम अकेले नहीं थे, अब नहीं। ट्रक धुंध से भरी सड़क पर गर्जना करते हुए दौड़ रहा था। इसके टायर गीली सड़क पर चीख रहे थे। मैंने स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफेद हो गईं। कैबिन में हवा भारी थी, घुटन जैसी, जैसे कोई अनदेखे हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर कस रहे हों। मैं यह विश्वास करना चाहता था कि वह चली गई। मैं यह मानना चाहता था कि हमने उसे धुंध में छोड़ दिया, लेकिन मिरर ने मुझे ऐसा विश्वास नहीं करने दिया। वह धुंधला निशान अब और साफ हो चुका था, एक हल्का विकृत रूप, जैसे कुछ ऐसा खड़ा हो जो सिर्फ हमारी समझ से बाहर हो। और वह मुस्कान जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन थी, देख रही थी। रफीक ने तब से कुछ नहीं कहा। उसकी सांसों में घबराहट थी, उसका माथा पसीने से भीग चुका था। वह बस सड़क को देख रहा था और कहीं नहीं देख रहा था। भाई, उसने आखिरकार फुसफुसाया, उसकी आवाज खर्राटों से भरी हुई। वो अब भी यहां है। मेरे गले में सूखा हो गया। तुमने उसे देखा? उसने कठोर सिर हिलाया। पूरी तरह नहीं, लेकिन मैंने उसे महसूस किया। उसकी उंगलियां घुटने पर कांप रही थीं। वो अब बाहर नहीं है, वो अंदर है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जवाब नहीं दिया। हवा में उस वजन को महसूस किया, जैसे कैबिन और ठंडी हो गई हो, जबकि बाहर की गर्मी कम नहीं हो रही थी। सड़क अब पहाड़ों में घुमावदार हो गई थी। तेज मोड़ जो घने जंगलों से घिरे हुए थे, धुंध पेड़ों के बीच से सरकते हुए आ रही थी, जैसे अनदेखी आवाजें ट्रक के ढांचे पर फुसफुसा रही हों। फिर एक हंसी, धीमी, मुश्किल से इंजन की आवाज से ऊपर सुनाई दे रही, लेकिन बेहद पहचानने वाली। मैंने कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। ये एक महिला की हंसी थी, हल्की, मीठी, लेकिन गलत। रफीक ने भी इसे सुना। मैंने देखा कि उसके कंधे तने हुए थे, होंठ चुपचाप दुआ कर रहे थे। रुको मत, उसने फुसफुसाया। किसी भी हालत में भाई, रुको मत। मैंने एक्सेलरेटर को और दबाया, ट्रक को घुमावदार सड़क पर चढ़ाने की कोशिश की। हेडलाइट्स ने धुंध में कमजोर सुरंगें बनाई, लेकिन ऐसा लगा जैसे हम एक अंतहीन शून्य में प्रवेश कर रहे हों। फिर
एक फुसफुसाहट, मुझे अंदर आने दो। मैंने अचानक ब्रेक मारे, ट्रक फिसला, टायर सड़क पर चीखते हुए रुक गए। अचानक झटका लगा और रफीक आगे की ओर लुढ़कते हुए डैशबोर्ड से पकड़ गया। भाई, उसने चिल्लाया, तुमने क्या किया? मैं जवाब नहीं दे सका। मेरा शरीर जम चुका था, आंखें कांच पर अटकी हुई थीं। वह वहां थी, न मिरर में न बाहर। वह हमारे बीच बैठी थी, एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे के अधिकतर हिस्से को ढक रहे थे। उसके हाथ गोद में मोड़े हुए थे, उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी, अजीब कोणों पर मुड़ी हुई। वह ऐसे बैठी थी जैसे हमेशा से यहीं थी, जैसे वह यहाँ की हकदार हो। रफीक की सांसें उथली हो गईं। वह उसे घूर रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे। ट्रक का इंजन हिचकिचाया, हेडलाइट्स झपकी लेने लगी और फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। मैंने उसकी आंखें देखी, काले, शून्य, गहरे, आत्माहीन। उसके होंठ उस भयानक खींची हुई मुस्कान में मुड़ गए। फिर वह दोबारा फुसफुसाई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसों की बर्फीली ठंड महसूस कर सकता था। मुझे अंदर आने दो। मैं हिल नहीं सका, मेरी पलकें तक नहीं झपकी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे। फिर रफीक ने वही किया जो वह कर सकता था। वह चीख उठा, एक कच्ची, भय से भरी, दिल दहला देने वाली चीख। और जैसे ही वह चीख हवा में गूंजी, वह चली गई। बस ऐसे ही हमारे बीच की सीट फिर से खाली थी। कैबिन का भारीपन हल्का हो गया। हेडलाइट्स पूरी रोशनी में आ गईं, लेकिन ठंड अब भी वहीं थी और वह एहसास भी। वह गई नहीं थी, वह इंतजार कर रही थी। ट्रक कराह उठा जब मैंने उसे दोबारा दौड़ाया। मेरी धड़कनें कानों में गूंज रही थी। हाईवे अंधेरे को चीरता आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब धुंध और भी भारी थी, जैसे वह जिंदा हो। दोनों तरफ फैला जंगल मौन गवाह बना खड़ा था, उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं रात के आकाश को नोचती हुई। हम दोनों चुप थे, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था, क्या महसूस किया था। रफीक अब भी जकड़ा हुआ बैठा था, अपने हाथ खुद से लपेटे हुए। जब से वह गायब हुई थी, वह कांपना बंद नहीं कर पाया था। लेकिन क्या वह सच में गायब हुई थी? मैंने मिरर में देखा, वह धुंधला निशान अब भी वहां था, एक आकृति, एक परछाई, इंतजार करती हुई। वह अब भी ट्रक में थी। यह सोचकर मेरे पेट में मिचली उठी, लेकिन मैंने एक्सेलरेटर से पैर नहीं हटाया। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि घुमावदार पहाड़ी सड़क के लिए यह रफ्तार बहुत तेज थी। मुझे बस यहां से निकलना था। तभी रफीक ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। भाई, मैंने अपनी आंखें सड़क पर टिकाए रखी। क्या? उसने थूक निगला। उसकी उंगलियां उसकी बाहों में धंस गईं। तुमने सुना? स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ और कस गई। क्या सुना? रफीक ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थीं, डरी हुई। आवाजें। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने भी उन्हें सुना था। एक हल्की सरसराहट, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई जानी पहचानी भाषा भी नहीं, सिर्फ ध्वनियां, मुलायम, रेंगती हुई, जैसे कोई चीज वास्तविकता के नीचे ही नीचे सरक रही हो, उस पतले पर्दे को धक्का दे रही हो जो हमें उनसे अलग करता था, उससे अलग करता था। मैंने सूखे गले से एक गहरी सांस भरी। नजरअंदाज करो, रफीक ने एक कांपती हंसी छोड़ी जिसमें कोई हास्य नहीं था। नजरअंदाज? हम उसे कैसे नजरअंदाज करें जो हमारे साथ, हमारे अंदर है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ट्रक गड़गड़ाया, आगे बढ़ता रहा, इस श्रापित सड़क को निगलता हुआ। लेकिन धुंध छंटने के बजाय और गहरी होती जा रही थी, जैसे वह हमारी खिड़कियों से चिपक रही हो, हेडलाइट्स के चारों ओर सांप की तरह लहराती हो। फिर बिना किसी चेतावनी के एक आकृति सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी। मैंने झटके से ब्रेक दबाए और ट्रक बुरी तरह फिसलने लगा। टायर चीखते हुए सड़क पर घिसट गए। हम मुश्किल से पहाड़ के किनारे से बच पाए, पर वहां कुछ नहीं था। सड़क खाली थी, कोई आकृति नहीं, कोई औरत नहीं, सिर्फ धुंध जो हेडलाइट्स में मरोड़ खा रही थी, मानो वह भी हंस रही हो। रफीक ने घबरा कर एक गाली दी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह हमारे साथ खेल रही है। मैंने थूक निगला, कांपते हाथों से गियर बदला और ट्रक फिर से चलाया। और तभी एक सांस बिल्कुल मेरे कान के पास। मुझे अंदर आने दो। मैंने बमुश्किल ट्रक को सड़क पर बनाए रखा।
रफीक ने मेरी प्रतिक्रिया देखी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी गठरी निकाली। लाल कपड़े में लिपटी कोई चीज। उसने उसे डैशबोर्ड पर रख दिया। एक ताबीज, पुराना, घिसा पिटा मगर शक्तिशाली। मैंने नहीं पूछा कि उसे यह कहां से मिला, लेकिन जैसे ही वह ट्रक की सतह से टकराया, कैबिन में एक अजीब सी हरकत हुई। ठंड और गहरी हो गई और फिर एक चीख, हमारी नहीं, उसकी। एक अमानवीय क्रुद्ध चीख जो ट्रक में गूंज उठी। खिड़कियां कांप गईं। हवा में कोई गलत चीज गूंजने लगी। मैं उसे देख नहीं सकता था, पर महसूस कर सकता था। वह गुस्से में थी और मुझे यकीन था हम बच नहीं रहे थे। अभी नहीं। वह अब भी खेल खत्म करने के मूड में नहीं थी। चीख धीरे धीरे धुंध में घुल गई, लेकिन उसकी गूंज मेरी हड्डियों में समा गई। ट्रक अब भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी छत पर बैठी हो, उसका बोझ दबा रही हो, स्टील और जंग के बीच से सरसराहट कर रही हो। रफीक ने ताबीज को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। धुंध अब भी मोटे गुच्छों में फैली थी। हेडलाइट्स में भूतियां उंगलियों की तरह मरोड़ खा रही थी, लेकिन कुछ गलत था। हमें अब तक अगले चेक पॉइंट पर पहुंच जाना चाहिए था। मैंने घड़ी की ओर देखा। 2:47। यह मुमकिन नहीं था। हमने पहली बार उसे देखने के बाद 1 घंटे से अधिक तक ड्राइव की थी। यह सड़क मैं अच्छे से जानता था। यहां से 20 मिनट पहले एक ढाबा आता था जहां ट्रक ड्राइवर आराम करते थे, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सड़क और यह श्रापित धुंध। रफीक ने भी नोटिस किया। भाई, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। सड़क खत्म नहीं हो रही थी, या उससे भी बुरा, यह खुद को दोहरा रही थी। मैंने जबड़े भींचे और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। स्पीडोमीटर 80, फिर 90। टायर भीगती सड़क पर गुर्रा उठे। पेड़ अंधेरे में मुड़े तुड़े साए बनकर तेजी से पीछे सरकने लगे। तभी एक साइन बोर्ड। मेरी सांस में सांस आई। कोई बस्ती, कुछ तो। पर जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, मेरा कलेजा धक से रह गया। साइन बोर्ड पर लिखा था गुवाहाटी 136 किलोमीटर। मेरे पेट में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। नहीं, रफीक बुदबुदाया, यह मुमकिन नहीं है। यह वही साइन बोर्ड था जो हमने 1 घंटे पहले पार किया था। हमने कोई यू टर्न नहीं लिया था, पर हम वहीं आ गए थे। मुझे अब एहसास हुआ, यह सड़क हमें आगे नहीं ले जा रही थी, यह हमें फंसा रही थी। रफीक की सांसें तेज हो गईं। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा में धंस गईं। भाई, ये जाल है। मैं जानता था, पर इससे बाहर कैसे निकला जाए, यह नहीं। मैंने ट्रक की स्पीड घटाई, दिमागी रूप से रास्ता खोजने की कोशिश की। ताबीज ने असर किया था। उसने उसे दूर धकेला था, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। अगर उसने इस पूरी सड़क को फंसाने के लिए मोड़ दिया था, तो हमें इसे तोड़ना होगा। पर कैसे? मैंने रफीक की तरफ देखा। यह ताबीज कहां से लाया? उसने झिझकते हुए कहा, नाना से। वह हकीम थे, वह कुछ जानते थे। जब मैंने घर छोड़ा, उन्होंने कहा था कि इन रास्तों पर बिना सुरक्षा के मत चलना। उसने कड़वा घूंट भरा। मैंने उन पर हंस दिया था। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कस ली। और क्या कहा था? रफीका ने सूखे होंठों पर जुबान फेरी। अगर तुम उसे देखो तो मत बोलना, उसे पहचानना भी मत, और अगर वो तुमसे बात करे। वो ठिठक गया। मैंने हल्के से सिर घुमाया। क्या? उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। कभी हाँ मत कहना। एक ठंडी लहर रीढ़ के जरिए ऊपर चढ़ गई। मुझे अंदर आने दो। मैं सिहर उठा। आवाज मेरे पास से नहीं आई थी, पीछे से भी नहीं। वो आवाज मेरे अंदर से आई थी, एक सरसराती फुसफुसाहट जो मेरी खोपड़ी में रेंग रही थी, मेरे ख्यालों के चारों ओर लिपट रही थी, मेरे जहन की दीवारों को दबा रही थी। मुझे अंदर आने दो। मैंने जोर से जबड़े भींचे, नजरें सड़क पर टिका दी। उंगलियों में दर्द होने लगा था। मैंने स्टीयरिंग इतनी जोर से पकड़ा हुआ था। वो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उसे आमंत्रण दूं। इसीलिए वो हमें पूरी तरह नहीं ले जा पाई थी। उसे इजाजत चाहिए थी। मेरे हाथ कांपने लगे। जबड़े इतने जोर से जकड़ गए कि लगा दांत चटक जाएंगे। मैंने किसी तरह शब्द निकाले, नहीं। ट्रक कांप उठा। धुंध और गहरी हो गई।
और फिर सड़क पर एक आकृति उभरी। एक औरत, वो बस खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, इंतजार कर रही थी। मैंने ट्रक नहीं रोका, मैंने एक्सीलेटर पर पैर जमा दिया। इंजन दहाड़ उठा, धातु चीख उठी, पहिए सड़क पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन वो नहीं हिली, 1 इंच भी नहीं। और फिर वो अंदर आ गई। हमारे बीच रफीकत की चीख गूंज उठी और दुनिया अंधेरे में समा गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हकीकत पर काला पर्दा डाल दिया हो कि गड़गड़ाहट खत्म, टायरों की आवाज गायब, रफीकत की चीख तक शून्य में घुल गई। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, यहां तक कि ट्रक को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं तैर रहा था, नहीं गिर रहा था। चारों ओर भयानक सन्नाटा पसरा था। ऐसा लगा जैसे मुझे शून्य में दफना दिया गया हो, जैसे ब्रह्मांड खुद को समेट चुका हो। और फिर एक फुसफुसाहट। मैंने कहा था ना मत कहना। तेज दर्द मेरे सिर के आर पार दौड़ गया। मेरी नजरों के आगे काले धूसर छींटे छा गए। अंधेरे में अजीब आकृतियां नाचने लगी। मैं हिलने की कोशिश की, सांस लेने की, लड़ने की, पर कुछ मुझे जकड़े हुए था। वो मुझे जकड़े हुए थी। सबसे पहले मैंने उसके हाथ महसूस किया, ठंडे, नुकीले, मेरी कनपटी पर दबाव डालते हुए। फिर उसकी सांस, वो गर्म नहीं थी, इंसानों जैसी नहीं थी। वो ठंडी धुआं थी जो मेरी खाल में समा रही थी, मेरे फेफड़ों में भर रही थी। मुझे अंदर आने दो। मैंने घुटन भरी सांस ली, छाती जल उठी, दिमाग धुंधला पड़ने लगा। नहीं नहीं, मैंने जबड़े भींचे, खुद को रोकने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे नंगे हाथों से समुंदर को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। वो मेरे अंदर उतर रही थी, खरोंच रही थी, टटोल रही थी, कुछ खोज रही थी। और फिर उसे वो मिल गया। एक याद, एक सड़क, धुंध से ढकी एक हाईवे, यही सड़क, वो हंसी। और तभी अंधेरा चटक गया। मैंने हांफते हुए लंबी सांस भरी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जबरदस्ती मेरी सीट पर पटक दिया हो। ट्रक अभी भी दौड़ रहा था, घुमावदार सड़क पर, खतरनाक रफ्तार से। डैशबोर्ड की लाइट झिलमिला रही थी, हेडलाइट धुंध के खिलाफ जूझ रही थी। रफीकत मेरा नाम चिल्ला रहा था, उसके हाथ मुझे झकझोर रहे थे। भाई भाई, क्या हुआ? तुम कहां चले गए थे? मैंने पलकें झपकाई। दुनिया घूम रही थी, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि पसलियां कांप रही थी। मुझे नहीं पता, मेरी आवाज दरक गई। शायद मैं रुक गया, कुछ बदल गया था। सड़क अलग थी, जंगल पहले जैसा नहीं था। पेड़ ज्यादा ऊंचे, ज्यादा घने थे। हाईवे उखड़ा हुआ था, डामर में गहरी दरारें थीं, जैसे सड़क में नसें फट गई हों। और साइन बोर्ड, वो बदला हुआ था। मैंने झुकी हुई जंग लगी पट्टिका पर नजर गड़ाई। अक्षर पुराने थे, आधे मिट चुके थे, पर मैं उन्हें पढ़ सकता था। काला रास्ता 2 किलोमीटर, काला रास्ता, वो सड़क जो मौजूद नहीं होनी चाहिए थी, वो जगह जिसके बारे में कोई ट्रक ड्राइवर बात तक नहीं करता था। एक रास्ता जो लोगों को निगल जाता था। रफीकत का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुझसे मुड़ा, उसकी आंखों में खौफ था। भाई, उसकी आवाज कांप उठी। उसने हमें गलत मोड़ लेने पर मजबूर कर दिया। और फिर पीछे धुंध में, आईनों में वो हंसी। ट्रक घड़घड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसका विशाल ढांचा किसी घायल जानवर की तरह कराह रहा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल दबाव बना रहा था। पेड़ अस्वाभाविक रूप से ऊंचे हो गए थे। उनकी मुड़ी तुड़ी शाखाएं कंकाल जैसी उंगलियों की तरह आगे बढ़ रही थी। मगर अब धुंध बदल चुकी थी। वो हल्की भूतिया कोहरे जैसी नहीं रही जिससे हम कुछ देर पहले गुजरे थे। यह काली थी, घनी थी, ट्रक से लिपटी हुई, जैसे कोई जीवंत चीज हो। रफीक मेरे बगल में अकड़ा बैठा था, ताबीज को इतनी जोर से पकड़े हुए कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी सांसें तेज थीं, उथली, जैसे कोई आदमी खुले आसमान में भी घुट रहा हो। भाई, उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। हमें यहां नहीं होना चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था काला रास्ता सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक चेतावनी थी। कोई ट्रक वाला इसके बारे में खुलकर नहीं बोलता, मगर हम सब कहानियां जानते थे। एक ऐसी सड़क जो उन्हीं को दिखती थी जिन्हें वहां से वापस नहीं जाना था। एक ऐसी जगह जहां इस दुनिया के नियम काम नहीं करते। एक ऐसी जगह जहां वो इंतजार करती थी। मैंने एक्सीलेटर और दबाया,
मगर ट्रक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्पीडोमीटर वहीं रुका रहा, 40 पर। चाहे मैं जितना भी जोर डालूं, ट्रक उससे तेज नहीं जा सकता था। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पहियों को जकड़ लिया हो, हमें अंधकार की गहराइयों में खींच रहा हो। सड़क और संकरी हो गई, जंगल और घना, और फिर एक आकृति। पहले वो बस एक धुंधला अंधेरा था, फिर वो आकार लेने लगी। एक टूटी फूटी लकड़ी की गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके बगल में एक आदमी। मैंने झटके से ब्रेक दबाए। ट्रक कांपते हुए रुका। उसकी हेडलाइट्स उस आदमी पर चमकने लगी। वो बूढ़ा था, नंगे पैर, उसके कपड़े फटे हुए थे, धूल से सने। उसकी त्वचा सूखी और दरारों से भरी थी, जैसे तपती गर्मी में फटी हुई जमीन। वो गाड़ी के पास खड़ा था, बिल्कुल निश्चल, मगर उसकी आंखें वो हमें नहीं देख रही थी, वो हमारे पीछे देख रही थी, जैसे वो कुछ देख रहा हो। ट्रक के पीछे मेरे बाजुओं के रोए खड़े हो गए। मैं मुड़ना नहीं चाहता था, नहीं देखना चाहता था कि वहां क्या खड़ा था। फिर बूढ़ा हिला, धीरे धीरे कांपते हुए हाथ से उसने इशारा किया। ट्रक के पीछे रफीका के हलक से एक घुटी हुई सिसकी निकली। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। हम नहीं देखेंगे, मैंने बुदबुदाया। हम नहीं रुकेंगे, हम बस निकलेंगे यहां से। भाई अभी। मैंने एक्सीलेटर पर पूरा जोर डाल दिया। ट्रक आगे झपटा, गरजते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने उम्मीद की थी कि बूढ़ा हट जाएगा, भागेगा, मगर उसने नहीं हिला। वो बस मुस्कुराया और फिर आखिरी पल में वो बस एक कदम पीछे हट गया और गाड़ी गायब हो गई। सामने सिर्फ खाली सड़क थी। मैंने कोई सवाल नहीं किया, कोई रफ्तार कम नहीं की, मगर फिर आईने में, अंधेरे में एक तीसरा अक्स, एक औरत ट्रक के पीछे बैठी हुई, उसका सिर एक ओर झुका हुआ, घने काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए, मुस्कुराते हुए। मैंने कुछ नहीं कहा, रफीक को नहीं बताया। अगर उसने उसे देखा, उसे वहां बैठे हुए हमें देखते हुए जैसे वो हमेशा से वहीं हो, वो पागल हो सकता था। मैंने नजरें सीधे आगे रखी, काली अंतहीन सड़क पर, चारों ओर घूमते सांस लेते धुंध के समंदर में। जंगल अब गायब हो चुका था, उसे अंधेरे ने निगल लिया था। अब बस सड़क थी, बस ट्रक था, और वो। रफीका की टूटी फूटी आवाज पहले आई। भाई, क्या वो बूढ़ा सच में था? मैंने गला खाली किया। पता नहीं। खामोशी। फिर मुझे लगता है हम पहले ही मर चुके हैं। मैंने झटके से उसकी ओर देखा। ऐसा मत कह। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें हर तरफ भाग रही थीं, बेखौफ, बेचैन। और क्या हो सकता है? सड़क खत्म नहीं होती, जंगल गायब हो गया, गाड़ी थी फिर नहीं थी, वो हमसे खेल रही है भाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था वो सही कह रहा था। ये बस कोई आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ प्राचीन। ट्रक झटके से उछला, पूरी केबिन कांप उठी, धातु की चीखती आवाज गूंज उठी, जैसे कुछ ट्रक की छत पर कूद गया हो। धम! रफीकट ने गला घोंटी हुई चीख निकाली। उसकी आंखें ऊपर छत की ओर चिपक गईं। भाई, ये क्या था? मैंने कुछ नहीं कहा, कोई सांस नहीं ली। फिर एक और धम, और फिर खर्र खर्र, नाखून, पंजे स्टील पर घिसटते हुए, फटाक फटाक, सीधे विंडशील्ड की तरफ बढ़ते हुए। मैंने जबड़े भींच लिए, देखने से इनकार कर दिया, मगर रफीका, वो अब काबू खो रहा था। उसकी उंगलियां बेतहाशा कांप रही थीं, होंठ किसी चुपचाप चलती प्रार्थना को दोहरा रहे थे। मत देख, मैंने फुसफुसाया, मगर उसने सुना ही नहीं। धीरे धीरे उसका सिर ऊपर उठा, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं, चेहरा डर से पत्थर बन गया। उसके होंठ खुले और फिर चीख निकलने से पहले ही विंडशील्ड चटक गया। एक पतली टेढ़ी मेढ़ी दरार कांच पर फैल गई, मकड़ी के जाले की तरह। ट्रक हिला, वो रेंग रही थी, उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ रहा था, जैसे इंसानों का शरीर वैसे मुड़ ही नहीं सकता। मुझे अंदर आने दो, वही फुसफुसाती आवाज सीधे मेरे जहन में। रफीकत ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, हमें रुकना होगा। नहीं, उसकी सांस अटक गई। वो हमें मार डालेगी, अगर रुके तो जरूर मारेगी। कांच फिर से चटका, और इस बार उसमें कुछ उभर रहा था, एक हाथ अंदर से। मेरा पेट सिकुड़ गया। वो बाहर नहीं थी, वो अंदर थी। ट्रक की केबिन हिल रही थी, जैसे स्टील खुद सांस ले रहा हो।
जैसे जंग के बीच कोई फुसफुसा रहा हो। दरारें फैल रही थीं, कांच पर उसकी छाप गहरी होती जा रही थी। मैंने दांत भींच लिए, हम नहीं रुक सकते। रफीकत की सांस अब तेज और उखड़ी हुई थी, उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, वो ट्रक के अंदर है। मैं जानता था, बस ये नहीं जानता था कि कहां। मैंने शीशे में झांका, पीछे कुछ भी नहीं था। इंजन कराह उठा। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई। सड़क अब हकीकत नहीं लग रही थी, धुंध एक अंतहीन अंधेरे में बदल रही थी। और फिर एक आवाज, एक गीली चिपचिपी खटखट। सीट के पीछे से मेरे पूरे जिस्म में ठंड दौड़ गई। रफीकत ने भी सुना। उसने अपना मुंह हाथों से ढक लिया, घुटी हुई सिसकी रोकने की नाकाम कोशिश में। मैंने नहीं देखा, देख नहीं सकता था। हर एहसास चीख रहा था। अगर मैंने पलट कर देखा, अगर उसे मान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मगर रफीक, उसका सिर हिला, उसकी आंखें धीरे धीरे शीशे की ओर मुड़ गईं, उसकी पुतलियां फैल गईं, फिर उसका शरीर अकड़ गया। मुझे पता था इसका क्या मतलब था। उसने उसे देख लिया। मैंने उसका हाथ झटके से पकड़ लिया। मत देख, उसे बात मत कर। मगर रफीका वो नहीं था। उसके होंठ हिले, मगर आवाज जो निकली वो उसकी नहीं थी। तुम्हें रुक जाना चाहिए था। ट्रक मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। रफीकत का मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो गया, गर्दन एक भयानक कोण पर मुड़ गई, आंखें काली, गाढ़ी, गहरी। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। ताबीज, ताबीज। मैंने झटके से उसकी सुन्न उंगलियों से ताबीज खींचा और पूरा जोर लगाकर उसके माथे से चिपका दिया। रफीकत की चीख इंसानी नहीं थी। ट्रक थरथरा उठा, विंडशील्ड छटक कर बिखर गया, कांच की बर्फीली किरचें हवा में उड़ गईं। रफीकत की देह झटपटाई। एक झटके में उसकी कमर अजीब तरीके से मुड़ गई। फिर उसने एक तेज हांफती हुई सांस ली और सुस्त होकर सीट पर गिर गया। उसकी आंखें फिर से वैसी हो गईं, सामान्य। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। इंजन खांसा, धुंध हल्की हुई और पहली बार, घंटों में पहली बार, सामने कुछ दिखा। एक मोड़, एक रास्ता। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। हम अब भी सुरक्षित नहीं थे, मगर हमारे पास एक आखिरी मौका था, काले रास्ते से बाहर निकलने का। और फिर ट्रक के अंदर कहीं से एक हंसी, धीमी, चिढ़ाने वाली, जैसे वो हमें छोड़ रही हो अभी के लिए। ट्रक मोड़ की ओर बढ़ा, धुंध और हल्की हुई। पहली बार मुझे साफ सड़क दिखी। रफीका बगल में पड़ा था, कांपते हुए सांसें भर रहा था। वो जिंदा था, मगर जो चीज उसके अंदर घुस आई थी वो गई नहीं थी। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, शीशे में झांकने की हिम्मत नहीं की, बस सड़क पर ध्यान दिया। रास्ता दो भागों में बांट रहा था। एक हमें असली दुनिया में वापस ले जाएगा, दूसरा हमें हमेशा के लिए काले रास्ते में फंसा देगा। मुझे एक ही मौका मिला था। मैंने सांस रोकी, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और मोड़ ले लिया। ट्रक झटका खाकर मुड़ा, टायरों की चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ बदल गया। हवा में अजीब सा बदलाव आया, जैसे बर्फ से निकलकर अचानक धूप में आ गए हों। घना जंगल फिर से उभर आया। सड़क अब अनंत नहीं थी, धुंध गायब हो गई और सामने एक ढाबा। उसकी झिलमिलाती नियन लाइट सड़क पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी। बाहर कुछ ट्रक खड़े थे, प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठे ड्राइवर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक गड़गड़ाया, मेटल कराहते हुए धीरे धीरे रुक गया और पहली बार मुझे असली दुनिया की आवाज सुनाई दी। जंगल में झींगुरों की हल्की गूंज, ढाबे से आती धीमी धीमी बातें, एक पुराने रेडियो पर बजता कोई अनसुना गीत। मैंने रफीकत की तरफ देखा। वो सीधा सामने देख रहा था, चेहरा सफेद, हाथ कांपते हुए, मगर हम जिंदा थे। मैंने गहरी सांस छोड़ी, दरवाजा खोला और नीचे उतरा। पैरों में अभी भी कंपन था, मगर हम बच गए थे। हम काले रास्ते से बाहर आ चुके थे, या शायद मुझे यही लग रहा था। ढाबे का मालिक, एक मोटी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, हमें गौर से देखने लगा। तुम दोनों किसी भूत को देख आए लगते हो, उसने कहा, हमें चाय थमाते हुए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, दे नहीं सकता था। रफीका भी चुप था। उसकी उंगलियां चाय के गर्म प्याले को कसकर पकड़ रही थीं, शायद ये यकीन दिलाने के लिए कि वो अब भी हकीकत में था। हमने खामोशी में चाय पी। गर्माहट ने मेरी हड्डियों से जमा हुआ डर निकालने की कोशिश की, पर वो अंदर कहीं बैठा रहा। और फिर मेरी नजर ट्रक पर गई,
और मेरा खून जम गया। विंडशील्ड अब भी चटका हुआ था, उस पर अब भी एक हाथ की छाप थी और साइड मिरर में बस एक पल के लिए मैंने उसे देखा। वो वहीं थी, ट्रक के पीछे बैठी हुई, मुझे घूर रही थी मुस्कुराते हुए। मैंने पलक झपकी और वो गायब हो गई। मगर मुझे पता था हम भाग नहीं पाए थे। काले रास्ते ने हमें जाने दिया था, क्योंकि उसे पता था कि हम फिर लौटेंगे। मैंने मिरर की तरफ देखा। इस बार वहां कुछ नहीं था, ट्रक खाली था। विंडशील्ड पर हाथ की छाप भी गायब हो गई थी। दरारें धीरे धीरे अपने आप भर रही थी। मैं समझ नहीं पाया, क्या ये सब दिमाग का खेल था या काले रास्ते ने हमें वाकई छोड़ दिया था। मगर रात जैसे जैसे गुजरी, सब कुछ अजीब सी शांति में डूब गया। धीरे धीरे बाकी ट्रक ड्राइवर अपने रास्ते चले गए। किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा, बस हमारे चेहरों को देखा और सिर हिलाकर आगे बढ़ गए, जैसे वो समझते थे, जैसे वो जानते थे। मैं कुछ भी कहने से बचता रहा। रफीका सो चुका था, ट्रक के अंदर ठंडी धातु के सहारे सिर टिकाए। अब उसकी सांसें शांत थीं, शरीर नर्म, मगर जो भी उसके अंदर समा गया था वो पूरी तरह गया नहीं था। सड़क अब असली लग रही थी, सामान्य, अटूट। सुबह हो गई थी। मैंने इंजन चालू किया, ट्रक फिर से सड़क पर लौट आया। धुंध अब भी थी, पर अब वो भारी नहीं लग रही थी, अब वो साधारण थी। ट्रक चलता रहा। रफीका 1 घंटे बाद उठा, थका हुआ मगर शांत। उसने काले रास्ते का जिक्र नहीं किया, मैंने भी नहीं। जरूरत ही नहीं थी। कुछ चीजें कहने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती हैं। जैसे जैसे मीलों का फासला बढ़ा, डर कम होता गया। वो घुटन जो मेरे अंदर जमी थी धीरे धीरे हटने लगी। हम आजाद थे, बस इतना ही काफी था। जब हम आखिरी कस्बे पर पहुंचे, जहां से हाईवे अलग होता था, हवा बदल चुकी थी। दुनिया की हलचल फिर से वैसी हो गई थी जैसी उसे होना चाहिए था। वो रात, वो डर धुएं की तरह गायब हो चुका था। हमने ट्रक एक ढाबे पर खड़ा किया, पैर पसारे, लंबी सांस ली। सूरज सुनहरी चमक बिखेर रहा था, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। रफीका मेरी तरफ मुड़ा। पहली बार हमारी आंखें टकराईं। सब ठीक है? मैंने पूछा। आवाज अब भी भारी थी। उसने सिर हिलाया। हाँ, लगता है अब हम सुरक्षित हैं। मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो इसे सच मानता है या नहीं। वो मानता था, और मैं भी। मैंने गहरी सांस ली। हम बच गए थे। वो सड़क जो हमें निगलने वाली थी अब पीछे छूट गई थी। अब वो सिर्फ एक याद थी, और अब सब खत्म हो चुका था। हम आजाद थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।